रियासतों का एकीकरण। आज का हमारा टॉपिक है देसी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ, कैसे देसी रियासतें अस्तित्व में आई थी और देसी रियासतों का जब एकीकरण हुआ था तब उस समय क्या क्या समस्याएं आई थी, क्या क्या परेशानियां थीं और उनका निपटारा कैसे किया गया। तो अभी हम देसी रियासतों के बारे में बात करते हैं। देसी रियासतों की संख्या भारत में उस टाइम पे कितनी थी ये स्पष्ट नहीं था। हमारे पास कोई निश्चित आंकड़ा नहीं था कि भारत में देसी रियासतों की संख्या इतनी है। लेकिन एक बात जो एकदम स्पष्ट थी वो ये थी कि देसी रियासतों की संख्या जितनी भी हो वो 500 से अधिक थी। 500 से अधिक देसी रियासतें उस टाइम पे भारत में थी। ये देसी रियासतें आकार में भी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग थी। कुछ देसी रियासतें इतनी बड़ी थीं जैसे कि हैदराबाद हो गया, कश्मीर हो गया। ये देसी रियासतें इतनी बड़ी थीं जो किसी यूरोपीय देश के बराबर थी। और कुछ रियासतें इतनी छोटी थीं जिनके अंडर में सिर्फ दर्जन या 2 दर्जन गांव ही आ पाते थे। तो ये रियासतें अस्तित्व में कैसे आईं, ये रियासतों का, देसी रियासतों का कॉन्सेप्ट कैसे भारत में आया, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो देसी रियासतें थीं ये ब्रिटेन की जो सरकार थी उस टाइम पे हमारे भारत में, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रूल कर रही थी इंडिया में, उसकी जो नीतियाँ थी उसके फलस्वरूप ये अस्तित्व में आई। जब ब्रिटेन का शासन था भारत में उस टाइम पे बहुत सारे छोटे बड़े देसी राज्य हुआ करते थे। फिर ब्रिटिश ने क्या किया, जब वो ब्रिटिश कंपनी जब पूरी तरह से इंडिया में सेटल हो गई तो फिर उन्होंने जो देसी राज्य थे उनसे संधियाँ करनी शुरू की। तो इस संधि में क्या होता था कि ये संधि जो होती थी इन संधियों के तहत जो देसी राज्य थे उनको अपने कुछ विषय जैसे प्रतिरक्षा हो गया, संचार हो गया और विदेशी मामले हो गए, ये ब्रिटेन को देने पड़ते थे। इन मैटर्स पे ब्रिटेन ही देसी राज्यों के लिए निर्णय ले सकता था। देसी राज्य इन मैटर्स पे संप्रभु नहीं थी। तो इन संधियों के तहत देसी रियासतें ब्रिटेन की संप्रभुता को एक्सेप्ट करती थी। अब हम बात करते हैं कि देसी रियासतें भारत के कितने हिस्से पर फैली हुई थी। भारत के 40% हिस्से पर ये देसी रियासतें फैली हुई थी और ये रियासतें अपनी प्रकृति में अलोकतांत्रिक थी। इलेक्शन, चुनाव, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे इन रियासतों में नहीं होती थी। अब इन रियासतों की एकीकरण का जो मुद्दा था वो कैसे निकला, कहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सारी जो कहानी है ये शुरू होती है 20 फरवरी 1947 को, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने एक घोषणा की और उन्होंने अपनी घोषणा में ये कहा कि भारत को जब हम आज़ाद करेंगे तो भारत की आज़ादी के साथ ही साथ हम इन देसी रियासतों को भी आज़ाद कर देंगे। अब यहाँ पे एक जो समझने वाली बात है वो ये है कि देसी रियासतों की आज़ादी और भारत की आज़ादी की बात अलग अलग क्यों कही गई है। तो जब हम बात करते हैं भारत की आज़ादी की तो 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी हमें मिली है, हम बात करते हैं ब्रिटेन से हमें आज़ादी मिली, तो वो ब्रिटेन से आज़ादी पूरे भारत को नहीं मिली। ब्रिटेन से आज़ादी उन क्षेत्रों को मिली जिन पर ब्रिटेन डायरेक्टली शासन करता था। ठीक है, तो जब हम बात आज़ादी की करते हैं, भारत की आज़ादी की करते हैं, तो भारत की आज़ादी से मतलब है उन क्षेत्रों की आज़ादी जिन पर ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन था। और देसी रियासतों के बारे में जैसा कि हमने अभी भी बात की थी, देसी रियासतों पर ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन नहीं था। देसी रियासतों पर ब्रिटिश सरकार शासन तो करती थी लेकिन वो इनडायरेक्टली शासन करती थी। डायरेक्टली शासन वो ब्रिटिश देसी रियासतों पर नहीं करती थी। जिन क्षेत्रों पर ब्रिटेन का डायरेक्टली शासन था उनको हम ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। तो तो अब आप लोग देसी रियासतों और ब्रिटिश प्रांत के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ ही गए होंगे। फिर जब क्लीमेंट एटली ने ये घोषणा की कि वो इन देसी रियासतों पर जो उनकी जो सर्वोच्च सत्ता है उसको भारत या पाकिस्तान किसी को भी सौंपने नहीं वाले हैं, वहीं से ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। क्योंकि फिर देसी रियासतों को ये अधिकार डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे दिया कि वो चाहें तो भारत में मिले, चाहें तो पाकिस्तान में मिले, या फिर वो चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। वो ना पाकिस्तान में मिले ना वो भारत में मिले, तो उन्हें किस में मिलना है, किस में नहीं मिलना है, किस में या फिर स्वतंत्र रहना है, ये सारा जो निर्णय था वो उनके हाथ में दे दिया गया कि ये फैसला जो भी होगा वो देसी रियासतें खुद करेंगी। ब्रिटिश ने साफ साफ बोल दिया कि हम डायरेक्टली आपको इन देसी रियासतों का अधिकार नहीं दे के जाने वाले हैं। देसी रियासतें अगर चाहेंगी तो वो आपके साथ मिल सकती हैं और नहीं चाहेंगी तो वो आपके साथ नहीं मिलेंगी, वो अलग रहेंगी, स्वतंत्र रहेंगी। फिर जैसे ही इधर ये क्लीमेंट एटली ने घोषणा की, उधर बहुत सारी देसी रियासतें ऐसी थीं जो बहुत टाइम से
स्वतंत्र होना चाहती थी, तो फिर उनको ये मौका मिल गया। जैसे कि हैदराबाद, त्रावणकोर, भोपाल, ये रियासतें ऐसे थी जिन्होंने घोषणा के तुरंत बाद ये फैसला कर लिया कि अब उनको ना पाकिस्तान में मिलना है ना भारत में मिलना है, उनको इंडिपेंडेंट रहना है। फिर सारी जो समस्याएं थीं, सारी परेशानियां थीं, वो यहीं से शुरू होती हैं, क्योंकि फिर ऐसी जो रियासतें थी जो भारत या पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहती थी, जो स्वतंत्र रहने की ज़िद पर अड़ी हुई थी, उनको फिर किसी एक देश में शामिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक कारण, जिनकी वजह से इन रियासतों का स्वतंत्र रहना पॉसिबल नहीं था। इनको भारत में मिलना ही पड़ता, क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वो चाहकर भी पाकिस्तान में नहीं मिल सकते थे। फिर जो रायता सारा फैलाया था इस घोषणा ने, क्लीमेंट एटली की घोषणा ने, उसको समेटने का काम जो था वो सौंपा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन देसी रियासतों के एकीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसीलिए हम सभी जानते हैं कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। बिस्मार्क वो थे जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। उसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में देसी रियासतों का एकीकरण किया था। इसलिए हम उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस टाइम पे एक नया मंत्रालय बना था, रियासती मंत्रालय, उसका अतिरिक्त प्रभार संभाला, और इस मंत्रालय के सचिव थे वीपी मेनन जी। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन जो रियासतें थीं इनके एकीकरण के लिए दोहरी नीति अपनाई। एक तरफ तो उन्होंने इन रियासतों से प्रार्थना की कि आप अपने सिर्फ 3 विषय, प्रतिरक्षा, विदेश और संचार, ये 3 विषय आप भारत संघ को सौंप दें, बाकी आप आंतरिक मामलों में पूरी तरीके से स्वतंत्र रहेंगे। और ये 3 विषय वही विषय थे जो संधि के तहत देसी राज्य ब्रिटेन को सौंपती थी। तो इन विषयों का यूज़ तो देसी रियासतें पहले से भी नहीं कर रही थी, तो अगर वो ये विषय भारत संघ को सौंप भी देती हैं तो उनकी जो प्रकृति थी, उनका स्वरूप था, उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस प्रार्थना के साथ साथ चेतावनी भी दी कि जो देसी रियासतें 15 अगस्त 1947 से पहले पहले भारत संघ में विलय नहीं करती हैं, उनको फिर अपनी जनता का आंदोलन का भी सामना करना पड़ेगा, और फिर भारत की दृष्टि ऐसे देसी रियासतों के प्रति कठोर हो जाएगी। फिर इस चेतावनी के बाद, इस प्रार्थना के बाद बहुत सारी देसी रियासतों ने, लगभग सारी देसी रियासतों ने भारत में अपना विलय कर लिया था 15 अगस्त से पहले। लेकिन 3 देसी रियासतें ऐसी थीं जो किसी भी कीमत पर भारत में विलय करने के लिए तैयार ही नहीं थीं। पहली थी कश्मीर, दूसरी थी जूनागढ़ और तीसरी थी हैदराबाद। अब हम एक एक करके उनके बारे में बात करेंगे कि फिर क्या क्या समस्याएं, कौन सी रियासत में क्या क्या समस्याएं आ रही थीं, उनका समाधान किस तरीके से किया गया, और अंततः उन तीनों को भारत में किस तरीके से मिलाया गया। तो हमारी जो पहली रियासत है वो है जूनागढ़। हम पहले जूनागढ़ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कहाँ था, कैसे था। तो जूनागढ़ भारत के पश्चिमी क्षेत्र में था। काठियावाड़ी क्षेत्र आपने सुना होगा, काठियावाड़ी क्षेत्र में जूनागढ़ नाम की एक रियासत थी। तो जूनागढ़ ने 15 अगस्त 1947 तक भारत में विलय नहीं किया था। जूनागढ़ का जो नवाब था वो मुस्लिम था, लेकिन वहाँ की जो जनता थी, अधिकांश जो जनता थी वो हिंदू थी। और जूनागढ़ में एक खास बात ये थी कि जूनागढ़ 3 तरफ से भारत की सीमाओं से घिरा हुआ था, क्योंकि भारत में शामिल नहीं था तो वो अलग माना जाएगा अभी। तो जो भारत की सीमाओं से वो 3 तरफ से घिरा हुआ था, लेकिन तो उसका पाकिस्तान में मिलना एक तरह से मुश्किल था। लेकिन इसमें एक खास चीज़ ये थी कि जूनागढ़ के पास अपना समुद्री तट था बहुत लंबा, और उसका जो मेन बंदरगाह था जिसका नाम बेरावल है, वो क्या था, पाकिस्तान की जो उस टाइम की राजधानी थी, तत्कालीन राजधानी थी कराची, वहाँ से केवल 325 नॉटिकल मील की दूरी पर था। जूनागढ़ का उस टाइम पे जो नवाब था वो था मोहब्बत खान, जो कि मुस्लिम था, और जनता वहाँ की हिंदू थी। तो मोहब्बत खान ये चाहता था कि जब सत्ता हस्तांतरण की बात होगी, सत्ता हस्तांतरण का मुद्दा जब उठेगा, तो वो पाकिस्तान में विलय कर लेगा। ऐसी उसने इस उद्देश्य से उसने घोषणा भी कर दी थी। लेकिन जूनागढ़ का पाकिस्तान में शामिल हो जाना भौगोलिक दृष्टि से भी इम्पॉसिबल था, और साथ ही साथ ये इस तरीके से भी गलत हो जाता क्योंकि वहाँ की जो अधिकांश जनता थी वो हिंदू थी, और पाकिस्तान तो सब जानते हैं कि एक इस्लामिक देश ही बनने वाला था, उसकी प्रकृति ही
मुस्लिम बहुल थी। तो पाकिस्तान इस मैटर पे एकदम चुपचाप बैठा रहा, उसका रुख एकदम शांत था। उसका ये रवैया इसलिए था क्योंकि वो कश्मीर के मैटर पर जूनागढ़ का यूज़ करना चाहता था सौदेबाजी करने के लिए। सौदेबाजी करने के लिए यूज़ कैसे करना चाहता था? क्योंकि 15 अगस्त 1947 तक कश्मीर भी किसी भी देश में शामिल नहीं हुआ था, कश्मीर ने भी किसी भी देश में विलय नहीं किया था। तो पाकिस्तान के मन में ये था जब कश्मीर का मुद्दा उठेगा तो वो भारत के साथ सौदेबाजी कर सकता है जूनागढ़ को लेकर, कि आप जूनागढ़ रख लीजिए और हमें कश्मीर दे दीजिए ऐसे। क्योंकि कश्मीर जूनागढ़ का एकदम उल्टा था। जैसे जूनागढ़ का नवाब मुस्लिम था और प्रजा हिंदू थी, वैसे ही कश्मीर के साथ क्या था, कश्मीर का नवाब हिंदू था और वहाँ की जो जनता थी, बहुसंख्यक जो जनता थी वो मुस्लिम थी। तो इसलिए पाकिस्तान इस फिराक में था कि अभी इस मैटर पे थोड़ा शांत रहते हैं, फिर जब कश्मीर का मुद्दा उठेगा तो फिर इधर जूनागढ़ को लेके हम सौदेबाजी आराम से भारत के साथ कर सकते हैं, भारत को मजबूर भी कर सकते हैं, झुका भी सकते हैं। इसलिए फिर जब बाद में धीरे धीरे करके ये चीज़ें चलती रहीं तो पाकिस्तान ने जूनागढ़ को एक्सेप्ट कर लिया। जूनागढ़ की जो नवाब ने घोषणा की थी उसको पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया। उधर हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इस एकीकरण के जो रणनीतिकार थे, वो इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए। उनको लगा कि किसी ने उनकी सबसे कमज़ोर नस दबा दी हो, क्योंकि वो खुद इसी क्षेत्र से आते थे, जूनागढ़ वाले क्षेत्र से आते थे और जूनागढ़ के लोगों की तरह ही गुजराती भाषा भी बोलते थे। तो उनके लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। फिर इन सब चीज़ों से निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या किया कि जो नवाब था उसके जो अधीनस्थ राज्य थे, जो उसको पसंद नहीं करते थे, यानी कि विद्रोही राज्य थे, उनको समर्थन देना शुरू किया भारत सरकार ने। उधर वीपी मेनन नवाब से समझौता करने के लिए गए, लेकिन नवाब ने उनसे भेंट नहीं की। तो फिर वीपी मेनन को नवाब के दीवान शहनवाज़ भुट्टो से भेंट करनी पड़ी। तो उन्होंने भुट्टो से कहा, उनको समझाने की कोशिश की कि देखिए भौगोलिक आधार पर ले लीजिए आप या सांस्कृतिक आधार पर ले लीजिए, क्योंकि सांस्कृतिक तौर पर भी जो जूनागढ़ की संस्कृति थी वो भारत के साथ मेल खाती थी, भारत से जुड़ी हुई संस्कृति थी। तो इस तरीके से भी जूनागढ़ का पाकिस्तान में शामिल होना ठीक नहीं था। तो उन्होंने समझाया कि भौगोलिक एकरूपता के आधार पर या फिर सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर जूनागढ़ को भारत में ही शामिल होना चाहिए। फिर शहनवाज़ भुट्टो ने कहा कि ठीक है, बात आपकी ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं कि ये जो मसला है इसका हल हम जनमत संग्रह के द्वारा निकालते हैं, जनमत संग्रह कराते हैं, जनता खुद ये फैसला करेगी कि उसको कहाँ जाना है, हिंदुस्तान में जाना है या पाकिस्तान में जाना है। फिर इसी टाइम पे क्या हुआ कि जूनागढ़ में जूनागढ़ की एक वैकल्पिक सरकार का गठन किया गया सामलदास गांधी द्वारा। सामलदास गांधी महात्मा गांधी के भतीजे थे, तो उन्होंने बम्बई में जूनागढ़ की एक वैकल्पिक सरकार का गठन किया। तो ये सरकार उस टाइम पे जूनागढ़ में बहुत सारे लोकप्रिय आंदोलन चल रहे थे, फिर ये सरकार उन लोकप्रिय जो आंदोलन थे उनका केंद्र बिंदु बन गई। इन सब घटनाओं से नवाब भयभीत हो गया, घबरा गया, तो वो घबरा के कराची भाग गया। फिर जब नवाब फिर उधर जूनागढ़ का जो नवाब था शाहनवाज़ भुट्टो, उन्होंने जिन्ना को सूचना दी कि काठियावाड़ के जो मुसलमान हैं उनका पाकिस्तान में शामिल होने का जो उत्साह था, जो एक्साइटमेंट थी, वो अब ठंडी पड़ चुकी है। साथ ही साथ शाहनवाज़ भुट्टो ने भारत संघ को भी सूचना दी कि वो जूनागढ़ को भारत में शामिल करने के लिए तैयार हैं। ये मामला यहाँ पे सुलझ गया था। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे वायसराय थे उस टाइम पे, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, वो क्या हुए, वो नाराज़ हो गए। वो इस बात पे नाराज़ हो गए कि इस मैटर पे, ये जो जूनागढ़ का पूरा मैटर था, इस पर उनसे राय नहीं ली गई, उनसे सलाह मशवरा नहीं लिया गया। तो फिर उनको मनाने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए फिर फरवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ। तो इस जनमत संग्रह में 91% जनता ने, 91% जनता ने हिंदुस्तान में शामिल होने की अपनी इच्छा जताई। फिर इस तरीके से जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया। ये रही जूनागढ़ की कहानी। अब हम बात करेंगे कि हैदराबाद को किस तरीके से भारत में शामिल किया गया, उसकी क्या कहानी है। हैदराबाद भारत के दक्षिण में स्थित एक रियासत थी।
हैदराबाद का जो महत्व था वो भोपाल या जूनागढ़ जैसी रियासतों से बहुत ज़्यादा था। हैदराबाद की स्थिति भी जूनागढ़ जैसी ही थी। जूनागढ़ की तरह ही यहाँ का नवाब भी मुस्लिम था और यहाँ की प्रजा हिंदू थी। अब हैदराबाद के इतिहास के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हैदराबाद का जो शासक था उसको हम निजाम कहते थे। ठीक है, हैदराबाद के शासक को निजाम कहते हैं। तो हैदराबाद जो थी वो, अगर आपने उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में पढ़ा है तो उत्तरवर्ती मुगल काल में जब मुगलों का पतन हो रहा था तब बहुत सारी छोटी बड़ी रियासतें मुगलों से अलग होकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित किए हुए थी, पर सिंबॉलिक तौर पे भेंट और नजराने देती रहती थी ताकि अपनी अधीनता सिद्ध कर सके, अपनी वफादारी दर्शाती रहें, इसलिए भेंटें देती रहती थी। लेकिन व्यवहार में जो थी वो स्वतंत्र थी, उनका व्यवहार था वो एकदम स्वतंत्र था। तो उन्हीं में से एक थी हैदराबाद। हैदराबाद रियासत भी इसी तरीके से बनी थी। जब एकीकरण का मुद्दा चल रहा था उस टाइम पे हैदराबाद का जो निजाम था वो था मीर उस्मान अली, जो उस टाइम पे दुनिया के जो सर्वाधिक अमीर लोग थे, सबसे ज़्यादा अमीर लोग थे, उनमें से एक था। और वो अपनी दकियानूसी और कंजूसी के लिए वर्ल्ड फेमस था। तो जब अंग्रेज़ देश आज़ाद करके जाने वाले थे तब मीर उस्मान अली जो निज़ाम था हैदराबाद का वो स्वतंत्र रहना चाहता था। वो ब्रिटिश सम्राट से डायरेक्ट कांटेक्ट रखना चाहता था, सीधा संपर्क रखना चाहता था। वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था। तो अपना पक्ष रखने के लिए उसने एक ब्रिटिश काउंसिल सर वॉल्टर मॉकटन को नियुक्त कर रखा था, जिसके लिए उसको और इसके लिए निजाम को एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती थी। फिर जब वायसराय ने निजाम को ये सलाह दी कि आपको संविधान सभा में शामिल हो जाना चाहिए, तो फिर इस बात पर निजाम का जो वकील था उसने जवाब देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल पर अनावश्यक दबाव न डाला जाए, अन्यथा वो पाकिस्तान पर शामिल होने के विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। कि मतलब ज़्यादा दबाव मत डालो, वरना ऐसा भी हो सकता है कि निजाम पाकिस्तान में अपना विलय कर ले। लेकिन ये चीज़ जो थी ये भारत के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। हैदराबाद का पाकिस्तान में शामिल हो जाना भारत के हितों के खिलाफ था। भारत के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं थी। फिर 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद का जो निजाम था उसने भारत संघ के साथ एक यथास्थिति समझौता, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नाम का एक अस्थायी समझौता, टेम्पररी समझौता किया, जिसके तहत उसने ये कहा कि वो हैदराबाद में प्रतिनिधि संस्थाओं यानी कि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का विकास करेगा। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि हैदराबाद में और ज़्यादा दमन करना शुरू कर दिया। और इसके साथ ही में उसने एक संगठन बनाया था पहले, जिसका नाम था मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुसलमीन। ये एक इस्लामिक संगठन था, इसका भी यूज़ किया। और आंदोलनकारी थे जो हैदराबाद में, उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध उसने रजाकारों का यूज़ किया। रजाकार एक मुस्लिम सैन्य संगठन हुआ करता था जो निजाम के लिए काम करता था और मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुसलमीन नाम का जो संगठन था उसके लिए काम करते थे। और ये जो रजाकार थे ये हैदराबाद के भारत के साथ एकीकरण के सख्त खिलाफ थे। ये नहीं चाहते थे कि भारत के साथ हैदराबाद का विलय हो। हैदराबाद को भारत में मिलते हुए ये देखना ही नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि हैदराबाद पाकिस्तान में मिल जाए, जो कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक था। फिर इन रजाकारों ने हैदराबाद की जो हिंदू जनता थी उस पर भयंकर अत्याचार किए। मार काट, लूट मार, हत्याएं, इन सब के जरिए हैदराबाद में एक डर की और भय की स्थिति पैदा कर दी, जिससे हैदराबाद में अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने सैन्य कार्यवाही का सहारा लिया। फिर जब भारत ने सैन्य कार्रवाई की और भारतीय सेना जब हैदराबाद में प्रवेश कर गई, फिर निजाम ने संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद थी उसमें गुहार लगाई कि ऐसे कैसे हमारे इलाके में, हमारे राज्य में घुस सकते हैं, सेना को घुसा सकते हैं। तो फिर भारत सरकार ने भी अपनी घोषणा की कि ये सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई है जिसका उद्देश्य जो हैदराबाद में अराजकता और अव्यवस्था फैली हुई है उसको समाप्त करके हैदराबाद में शांति स्थापित कर सके और हैदराबाद में स्थिरता ला सके। तो 13 सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया था।
3 दिन की कार्रवाई के बाद 16 सितंबर 1948 को हैदराबाद की जो फौज थी उसके कमांडर मेजर जनरल एल एंड्रयूज़ ने भारतीय सेना के कमांडर जो थे मेजर जनरल जैन चौधरी उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर इसके साथ ही नवंबर 1948 को हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। तो इस तरीके से दूसरी रियासत हैदराबाद भी भारत में शामिल हो गई। अब बचती है अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर जो रियासत थी वो हैदराबाद से भी बड़ी थी, लेकिन यहाँ की आबादी कम थी, महज 40 लाख आबादी थी, क्योंकि ये एरिया जो था वो बहुत ही ज़्यादा घना बसा हुआ नहीं था। लेकिन यहाँ की जो विशेषता थी, इस रियासत की जो विशेषता थी वो थी यहाँ की सांस्कृतिक विविधता। जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से जो लोग भारत आए, शरणार्थी जो भारत आए थे, उनके आ जाने के बाद जम्मू जो था वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हो गया था। लेकिन कश्मीर घाटी जो थी, कश्मीर घाटी मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र थी। हैदराबाद और जूनागढ़ के विपरीत कश्मीर की जो स्थिति थी वो थोड़ी अलग थी, क्योंकि हैदराबाद और जूनागढ़ पाकिस्तान से सटे हुए नहीं थे। कश्मीर के साथ स्थिति यह थी कि ये पाकिस्तान से एकदम सटा हुआ क्षेत्र था, जिस कारण से आज तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में यह एक विवाद का केंद्र बिंदु रहा है। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाए, हिंदुस्तान चाहता था कि कश्मीर इंडिया में मिल जाए। तो फिर अब जब ये एकदम स्पष्ट हो चुका था, ये बात एकदम क्लियर हो चुकी थी कि अंग्रेज़ जल्द ही भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर जाने वाले हैं, तो कश्मीर के जो प्रधानमंत्री थे रामचंद्र काक, उन्होंने महाराजा से कहा कि महाराजा आप जल्द ही अपनी आज़ादी के बारे में सोचें कि क्या करना है, पाकिस्तान में मिलना है कि हिंदुस्तान में मिलना है। तो इस पर महाराजा ने एक बयान दिया था, उसी को रिपीट करते हुए कहा कि कश्मीरी अपने भाग्य का फैसला बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के खुद करेंगे। इनडायरेक्टली उनके कहने का मतलब ये था कि कश्मीर ना हिंदुस्तान में मिलेगा ना पाकिस्तान में मिलेगा, वो स्वतंत्र रहेगा। महाराजा भारत में इसलिए नहीं मिलना चाहते थे क्योंकि वो कांग्रेस से नफरत करते थे, इसलिए भारत में शामिल होने का तो सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन पाकिस्तान में शामिल होने पर समस्या ये थी कि वो हिंदू थे और उन्हें अपने हिंदू राजवंश का भविष्य जो था वो ख़तरे में दिखाई दे रहा था अगर वो पाकिस्तान में मिलते। तो फिर ये स्थिति महाराजा के लिए एक बहुत ही दुविधा की स्थिति थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। उधर वायसराय भी इस मैटर पर एक्टिव थे, उन्होंने महाराजा को समझाने की कोशिश की, उन्होंने इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कश्मीर के जो प्रधानमंत्री थे उनसे भेंट की और उन्हें कहा कि आप महाराजा को किसी भी तरीके से विलय करने के लिए मनाइए, विलय करने के लिए राज़ी कीजिए, चाहे वो विलय किसी भी देश में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में हो, किसी में भी विलय हो, लेकिन विलय हो। लेकिन फिर जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने वायसराय को बहुत ही रूखा सा जवाब देते हुए कहा कि महाराजा स्वतंत्र रहना चाहते हैं, महाराजा भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल नहीं होना चाहते। फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा से मिलने का भी कार्यक्रम बनाया, लेकिन जिस दिन माउंटबेटन की महाराजा से मुलाकात होने वाली थी, मीटिंग होने वाली थी, उसी दिन महाराजा के पेट में दर्द शुरू हो गया। जाहिर है कि ये कोई पेट दर्द नहीं था, ये वायसराय से ना मिलने का एक बहाना। उसके बाद नई कहानी शुरू होती है 22 अक्टूबर 1947 को, जब पाकिस्तान के अकबर खान के नेतृत्व में कबायली छापामारों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। ये जो कबायली छापामार थे इनको पाकिस्तान के सैनिकों का पूरा समर्थन मिला हुआ था, पाकिस्तान के सैनिकों का फुल सपोर्ट इन कबायली छापामारों को था। ठीक, तो फिर जब ये आक्रमण हुआ तो उसके बाद हरी सिंह भागकर पहुँचे भारत सरकार के पास और भारत सरकार से उन्होंने अपील की कि वो कश्मीर को बचाएं, सहायता करें, रक्षा करें। फिर क्या हुआ कि उस टाइम पे जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो उनका मानना ये था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था के अनुसार, इंटरनेशनल लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग भारत तब तक कश्मीर की सहायता नहीं कर सकता जब तक औपचारिक रूप से कश्मीर का भारत में विलय नहीं हो जाता। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जनता की इच्छा को बहुत महत्व देते थे, तो उनका विचार ये था कि इस पर जनता का अनुमोदन भी होना चाहिए।
यानी कि जनमत संग्रह भी होना चाहिए। फिर जो कश्मीर के प्रधानमंत्री थे मेहर चंद महाजन, वो नेहरू जी से सहायता के लिए मिलने आए, सहायता मांगने के लिए, भेंट करने के लिए आए। तो नेहरू जी तब तक सहायता देने के लिए सहमत नहीं हुए जब तक कि उन्होंने जो कश्मीर का एक लोकप्रिय दल था नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके एक बहुत ही लोकप्रिय नेता थे शेख अब्दुल्ला, उन्होंने जब तक ये आश्वासन नहीं दे दिया नेहरू जी को कि वो पृथक संविधान के साथ भारत में कश्मीर को शामिल करने के लिए सहमत नहीं है। तो जब उन्होंने ऐसा आश्वासन दे दिया कि हम पृथक संविधान के साथ कश्मीर को भारत में शामिल कर, फिर भारत सरकार ने 1 जनवरी 1948 को ये जो मामला था ये यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा। फिर इस मामले पर 1951 में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विस्तृत निर्णय आया। इस निर्णय में ये कहा गया कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाएगा, लेकिन जनमत संग्रह कराने से पहले 2 शर्तें पूरी की जानी थी। पहली शर्त ये थी कि जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर था, जब आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था और उसके बाद जो 2/3 भाग भारतीय सेना ने खाली करा लिया था और 1/3 भाग जो पाकिस्तान के कब्जे में रह गया था, उस भाग की बात हो रही है। तो जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं, वहाँ से पाकिस्तान की सेना वापस बुलाई जानी थी। दूसरी शर्त ये थी कि ये जो जनमत संग्रह होना था ये श्रीनगर के प्रशासन के तहत होना था। जनमत संग्रह कौन कराएगा? श्रीनगर का प्रशासन जनमत संग्रह कराएगा। क्योंकि पाकिस्तान ने पहली शर्त ही पूरी नहीं की तो फिर जनमत संग्रह भी नहीं किया जा सका। तो अभी तक वही स्थिति बनी हुई है जो उस टाइम पे थी। ना पाकिस्तान ने अपनी सेना वापस बुलाई, ना कश्मीर में जनमत संग्रह हुआ। इस तरीके से कश्मीर का विलय भी भारत में हो गया। तो हमने हमारी तीनों रियासतों के बारे में बात कर ली है, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। ये वो 3 रियासतें थी जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, जिन्हें शामिल करने के लिए साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग किया गया और अंततः तीनों रियासतों को भारत में शामिल कर लिया गया। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।